जर्मनी में चुनाव हुए हैं और चुनाव के बाद जर्मनी में सत्ता परिवर्तन हुआ है। एसडीपी जो कि सत्तारूढ़ पार्टी थी, उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा है और जर्मनी में एक नया गठबंधन सत्ता में आया है। नए चांसलर की तस्वीर जल्दी ही सामने होगी और इसी मुद्दे पर और भारत के साथ जर्मनी के रिश्तों पर इसका क्या असर होगा, बातचीत करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ हैं एम्बेसडर गुरजीत सिंह, जो कि जर्मनी में भारत के राजदूत रह चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका अमर उजाला में। सर, मेरा धन्यवाद। इसी चीज को लेकर है कि जर्मनी में जो कुछ बदला है, सबसे पहले तो हमें आसान भाषा में वो समझाइए कि क्या बदला है, क्या मायने हैं इस राजनीतिक बदलाव के जर्मनी के लिए, यूरोप के लिए और खास तौर पर भारत के लिए, भारत और जर्मनी के रिश्तों के लिए। ये जो चुनाव हुआ है, ये हमेशा हर चुनाव की तरह विदेश नीति पे नहीं, घर के घरेलू मामलों के ऊपर चुनाव। हम्म। इसकी विदेश नीति के ऊपर अच्छी ताजी असर जरूर पड़ेगा, लेकिन जो मुद्दे जो वोटर ने चूज किए हैं वो सब घरेलू है। सबसे बड़ा मुद्दा है इकोनॉमी। जब से कोविड आया, जर्मनी की इकोनॉमी नीचे गिरती जा रही हम्म। है। इस साल तो 1% से कम 0.3% पे आ गई है। तो जब यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी रिसेशन में चली जाती है, तो उसका यूरोप पे भी, जर्मनी पे भी, तो ये लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। जॉब नहीं है और लोग समझ रहे हैं कि अब मैं काम कैसे करूं। और इसका एक जो असर है वो जी। इमिग्रेंट्स पे आ गया हम्म। है। एक तो है इमिग्रेंट जो है, वो कई सिक्योरिटी इंसिडेंट्स में उनका नाम सबसे आ गया। हम्म। उनकी जो इंटीग्रेशन जर्मन सोसाइटी में है वो बड़ी कमजोर है। हम्म। तो जो एक सोशल कॉम्पैक्ट है जर्मनी का, वो बिखरता नजर आ रहा हम्म। है। और कई लोग जर्मनी में समझते हैं कि जो उनका वेलफेयर है हम्म। उसमें ठेस आई है, क्योंकि बजट अब इमिग्रेंट्स पे खर्च हो रहा है। अब हम्म। ये कितनी सच्चाई है नहीं है, लेकिन जब तक इकोनॉमी श्रिंक करती जाएगी, वो वेलफेयर मेजर्स भी श्रिंक करते जाएंगे और हम्म। उसके हिस्सेदार बढ़ गए हैं। तो ये इमिग्रेशन के ऊपर एक बड़ा मुद्दा बन गया है। हम्म। और इस मुद्दे को एएफडी ने बहुत उछाला है। जी। लेकिन आपको याद होगा कि सीडीयू की एंजेला मर्केल ने 2015 में हम्म। 1 मिलियन नए शरणार्थियों को एंट्री दी थी। हम्म। अब वही उल्टा पड़ गया। जी। तो अब उनकी पार्टी के जो नेता हैं, फ्रेडरिक मर्ज, मर्ज। हम्म। उन्होंने तो एएफडी जैसा रुख अपना लिया है हम्म। इमिग्रेंट्स के ऊपर, कि हम अब नए इमिग्रेंट्स नहीं एक्सेप्ट करेंगे। सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, जहां से बहुत सारे इमिग्रेंट्स आ रहे थे, वहां पर रिलेटिव शांति है तो वापस जाए, हम्म। और वहां से नई असाइलम सीकर नहीं आए। हम्म। और एएफडी तो कहती है रीमाइग्रेशन होना चाहिए, हम्म। कि जो जो लोग वहां से आए सबको भेज दो। सर, एएफडी का लेकिन आपने हमें जिक्र किया, तो एलिस वेडल जो कि एएफडी की नेता हैं, इस चुनाव के अंदर वो एक फिनोमिना के तौर पर उभरी हुई। और जितना गेन जो एएफडी ने किया है, लगभग दुगने से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज जो है वो उसने अपना वोट शेयर बढ़ाया है। क्या इसके मायने हैं जर्मनी की राजनीति के अंदर? क्या एएफडी एक नए पावर सेंटर के तौर पर उभरी उभरी है? देखिए, ये पार्टी 2 नंबर पे आ गई है। हम्म। 20% से ऊपर इसका वोट शेयर है। 152 सीटें हैं। पहले तो लग रहा था कि 140 होगी, 152 सीटें हैं। हम्म। सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है। तो ये तो उभरती शक्ति है। हम्म। लेकिन आपने एलिस वीडल का जिक्र किया। हम्म। एलिस वीडल की जो पॉपुलैरिटी थी, वो एएफडी की पॉपुलैरिटी से कम थी। हम्म। हालांकि वर्ड्स की पॉपुलैरिटी सीडीयू से ज्यादा थी। तो हम्म। एलेक्स वीडल का नाम आजकल ज्यादा आता है, क्योंकि हम्म। एक तो वो एलॉन मस्क जी। के टच में है, तो उसका हम्म। नाम ट्विटर पे ज्यादा आता है। और दूसरा हम्म। है कि वो केवल एक नेता थी जर्मनी से जिसको हम्म। ट्रंप इनॉग्रेशन में बुलाया गया। जी। तो उसको थोड़ा एक हाइप किया गया। हम्म। लेकिन अब उसको, उसकी वजह से एएफडी को फायदा हुआ कि मैं नहीं कह सकता। हम्म। लेकिन जो आम जनता है, उन्होंने सोचा कि एसपीडी और सीडीयू दोनों ही हमारी इकोनॉमी और माइग्रेशन पे खरे नहीं उतरे हैं, तो हम्म। चलिए एएफडी को वोट दें। अब जी। एएफडी को वोट देना ये मतलब नहीं है कि यूरोप छोड़ दो या रूस से दोस्ती कर लो। ये जो एएफडी के मुद्दे हैं वो आम वोटर को नहीं भाते हैं। वो एक चेंज चाहता है।
और चेंज दिया ये है कि एएफडी को वोट दिया और एसपीडी, ग्रीन्स और एफडीपी को जोर से धक्का दिया कि उनका वोट शेयर काफी गिर गया। ये एक असली नतीजा निकला है। महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं सर आप कि ये जो बदलाव हुआ है, लेकिन चांसलर के तौर पर पहली बार एएफडी ने जो है वो एलिस वीडल का नाम सामने किया था। क्या नई सरकार के कंपोजिशन के अंदर एएफडी इस समय एक बड़े फैक्टर के तौर पर उभरेगी? और खास तौर पर एएफडी जो हार्डलाइनर पॉइंट ऑफ व्यू लेती रही कि अब जर्मनी के अंदर भी डिपोर्टेशन शुरू होगा, एक नया ट्रेंड दुनिया भर में देखने को मिल रहा है एंटी इमिग्रेंट पॉलिसी को लेकर, क्या जर्मनी से भी डिपोर्टेशन शुरू हो सकता है? और अगर शुरू होता है तो क्या इसमें भारत के लिए भी कुछ चिंताएं हो सकती हैं, क्योंकि भारत से भी पिछले कुछ समय में बहुत सारे लोग वहां पर गए हैं? भारत से जो लोग वहां गए हैं वो ज्यादातर लीगल माइग्रेशन, हम्म। इलीगल माइग्रेशन इतनी नहीं है। तो हमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि अगर वहां से डिपोर्टेशन शुरू भी हो तो हमारा तो वही मुद्दा है, अगर कोई प्रूवन भारतीय है जो जी। इलीगली गया हुआ उसको हम वापस एक्सेप्ट कर लेंगे। पर हम्म। प्रूवन भारतीय, जी। हमें उसकी टेस्ट किया जाए, उसकी पूरी हम्म। डिटर्मिनेशन की जाए। हम्म। लेकिन अब देखिए, बुंडेस्टैग में पार्टीज कम हो गई है हम्म। क्योंकि बीएसडब्ल्यू और एफडीपी इस बारी बुंडेस्टैग में नहीं है। हम्म। तो आपके पास सीडीयू, एएफडी, एसपीडी, ग्रीन्स और लेफ्ट, हम्म। 5 पार्टीज है। जी। आपको कम से कम 316 सीटें चाहिए 630 में से। हम्म। अब ये अगर सीडीयू के नेतृत्व में सरकार बननी है तो जी। दो ही मायने हैं, या तो एसपीडी से हाथ मिलाएं या एएफडी से हाथ मिलाएं। हम्म। अब उन्होंने तो कह दिया कि हम एएफडी से हाथ नहीं मिलाएंगे, हम्म। एएफडी कहती है हम हाथ मिलाने को तैयार है। हम्म। अब रहेगी बात एसपीडी की। हम्म। एसपीडी के जो नेता हैं उन्होंने कहा मैं नई सरकार में शामिल नहीं हूंगा। हम्म। लेकिन अब एसपीडी क्या क्या शर्तें रखती है हम्म। ये सीडीयू को देखना हम्म। पड़ेगा। नॉर्मली जर्मनी में 2 महीने से ज्यादा लगते हैं कोalition बनाने में, हम्म। लेकिन जर्मनी के पास ना इकोनॉमी में, ना यूरोप के लिए, ना ट्रांस अटलांटिक अलायंस के साथ इस समय 2 महीने हैं। उनको जल्द से जल्द नई सरकार बनानी है और अगले महीने में जब बुंडेस्टाग मीट करे सरकार इंट्रोड्यूस कर देनी चाहिए। 2 पार्टियों का संगठन आसान होता है, 3 पार्टी मुश्किल होता है। तो ये हम्म। आसानी का उन्हें अनुभव अनुभव है, उसको हम्म। उठाना चाहिए। हम्म। अगर एसपीडी ने कोई अड़चन डाली तो जो अभी राष्ट्रपति हैं स्टाइनमायर, जी। वो पुराने एसपीडी के हैं, तो हम्म। मेरे को लगता है वो बैकग्राउंड में उनको हम्म। नज करेंगे कि आप हम्म। जल्दी जल्दी सुधरा लीजिए, नहीं जी। तो देखिए एएफडी आने का चांस है, क्योंकि हम्म। और किसी के साथ तो सरकार बन नहीं सकती है। ठीक बात है। तो लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते मैं समझता हूं कि थीमेटिक पे, थीम्स पे, मुद्दे पे हम्म। एएफडी का सीडीयू से हाथ मिलाना पक्का है। हम्म। इतनी बड़ी पार्टी को आप बुंडेस्टाग में उसकी अवहेलना नहीं कर सकते। हम्म। तो आपको मुद्दे पे जहां पर आपको एसपीडी तंग करेगी, पर ग्रीन सर तंग मुद्दे करेंगे, तो वो जो आप उठा रहे हैं, जर्मनी में, अगर जर्मनी जैसी बड़ी इकोनॉमी जो कि यूरोप की एक तरीके से ड्राइविंग इकोनॉमी आप कह सकते हैं, भले ही वो इस समय अपनी स्लो रफ्तार के अंदर है, लेकिन जर्मनी से अगर ये सुर उठने लग जाएं, जर्मनी में एएफडी जैसी पार्टी जो ये कहती है कि अब हमें भी ईयू से बाहर आना चाहिए, ईयू जैसी व्यवस्था नहीं चल सकती है, तो ये तो पूरी यूरोप की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है। क्या आप जो एग्जिट ईयू, ये जो सुर है, ये बढ़ता हुआ देख रहे हैं जर्मनी में? ये देखिए जो राइट विंग पार्टी यूरोप में है, हम्म। हंगरी देख लीजिए, हम्म। और जगह वो सब ऐसी बातें करते हैं लेकिन निकलता कोई नहीं है। हम्म। तो ये भी एक दबाव का आइडिया तो है। सर ब्रेक्सिट तो हुआ। अब ब्रेक्सिट के जो नतीजे सबको नजर आ रहे हैं ना, तब तो हम्म। सब कहते हैं ब्रेक्सिन करना चाहिए, हम्म। ब्रेक्सिट को तो गुंजाइश नहीं, वो नहीं होगा। हम्म। लेकिन आप मुद्दे देखिए हम्म। कि आप इकोनॉमी कैसे बढ़ाएंगे, टैक्स कट करेंगे तो शायद एएफडी साथ आ जाए। अगर आप कहें कि मैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे और इन्वेस्टमेंट करूंगा जैसे कि रेलवे पे, ऑटोबान पे, रिन्यूएबल एनर्जी पे, डिजिटल इकोनॉमी पे, इनोवेशन पे, इन चीजों में अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो थोड़ा मोमेंटम बनेगा इकोनॉमी का। हम्म। तो इसमें तो मेरे ख्याल नहीं लगता है कि एएफडी दूर होगी, वो तो हम्म। चाहती है कि जॉब्स क्रिएट हो। हम्म। तो एएफडी एनर्जी पॉलिसी पे डिफर करती है,
हम्म। क्योंकि वो कहती है एनर्जी पॉलिसी का जो हल है वो रशिया से दोस्ती है, वहां से इंपोर्ट करिए। हम्म। लेकिन इस समय जो जर्मनी है वो अमेरिका से बहुत गैस इंपोर्ट कर रहा है। हम्म। तो इस समय जर्मनी का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर अमेरिका है, हम्म। चाइना नहीं। और हम्म। उसी के साथ उसको प्रॉब्लम आ रही है। इसलिए अब उनके वर्ड्स कह रहे हैं कि हमें ऑटोनोमस पॉलिसी करनी चाहिए। हम्म। लेकिन हालांकि ट्रम्प कह रहा है कि मैं ट्रेड में देखूंगा, हम्म। लेकिन जर्मनी का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर तो अमेरिका ही है। तो ठीक है। उनको देखना पड़ेगा उसके ऊपर हम्म। कैसे चलेंगे। तो हम्म। आप इलेक्शन का रिटॉरिक छोड़ दीजिए, जी। एक्चुअल बुंडेसटैग में जो इश्यूज आएंगी उसमें आप देखेंगे कि कई जगह अपना रोल एएफडी निभाएगी और कोशिश करेगी कि उसके जो मुद्दे हैं वो आगे बढ़े। सर, आपने एनर्जी पॉलिसीज का जिक्र किया। चुनाव के दौरान तो हमने बहुत सारे नारों में देखा कि भाई जो एनवायरमेंटल पॉलिसीज हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर, जो कि जर्मनी कई बार लीड लेता हुआ नजर आता था उन सारे मुद्दों के ऊपर, एएफडी और जो इवन सीडीयू जो है, उसमें भी चुनाव प्रचार में तो कई बार कहा गया कि भाई इसमें बदलाव करने की जरूरत है। क्या आपको लगता है कि एनवायरमेंटल पॉलिसीज, क्लाइमेट चेंज, जो रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर पॉलिसी में बड़ा शिफ्ट आ सकता है? क्योंकि भारत के साथ भी बहुत सारा चीजों पर कोलैबोरेशन में है, बहुत सारी जगह पे कंपटीशन भी है। ऐसा है कि हम्म। मर्केल के अंडर जर्मनी एक ग्रीन इकोनॉमी थी और हम्म। ग्रीन लीडर थी। लेकिन जब ये कोलिशन आई एसपीडी वाली, इसमें ग्रीन्स ने वो एजेंडा पूरी तरह हाईजैक कर हम्म। दिया और क्या किया कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है सब बंद कर दिए। हम्म। तो जब रशिया का शॉक लगा और गैस आनी बंद हो गई, तो फिर अब ये क्या करें? अगर इनके न्यूक्लियर पावर प्लांट चलते तो इतना बुरा हाल नहीं होता। तो हम्म। इसलिए थोड़ी मॉडरेटेड पॉलिसीज की जरूरत है। और ग्रीन्स में थोड़ी ये गवर्नेंस में ना क्या कहूं मैं, इमेच्योरिटी है, हम्म। क्योंकि उनकी लीडरशिप कोई इतनी माहिर नहीं थी। इसलिए जर्मनी को प्रॉब्लम्स आई है। हम्म। लेकिन ये नहीं है कि रिन्यूएबल एनर्जी से हट जाएंगे या सस्टेनेबिलिटी एजेंडा से हट जाएंगे। लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है उसकी गति धीमी हो सकती है। और हम्म। इसी वजह से आप भारत की बात करते हैं, जी। एसपीडी हो या सीडीयू हो, जी। भारत से दोनों अच्छे संबंध रखते हैं। लेकिन इनके जो प्रॉब्लम इस समय ट्रांस अटलांटिक लाइन, रशिया, यूरोप, ये सब है, उसमें भारत एक बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो हमको शायद इस समय प्रायोरिटी नहीं है। हम्म। लेकिन हमारे साथ एजेंडा धीमा हो जाए ये मैं नहीं मानता हूं। शायद हम्म। हमें सेकंड प्रायोरिटी पर रखा जाए, बट हम देखेंगे कि जो हमारे साथ प्रोग्राम चलते हैं वो चलते रहे। यानी करीब करीब $26 बिलियन का जो हमारा ट्रेड है, उस ट्रेड के अंदर उसके बढ़ने की दिशा वही रहेगी, रफ्तार में कुछ अंतर आ सकता है, ऐसा आपको लगता है? उसमें दो तीन चीजें हो सकती हैं। एक तो अगर सपोजिंग यूक्रेन में समझौता हो जाता जी। है, तो जर्मनी का जो डिफेंस प्रोडक्शन है यूक्रेन को मद्देनजर आगे बढ़ रहा था, उसको नई मार्केट चाहिए। हम्म। उसमें भारत एक नई मार्केट नजर आती है। तो हम्म। उसमें एक्सपोर्ट्स उनकी बढ़ सकती है और भारत जर्मन कोऑपरेशन भी बढ़ सकती है। हम्म। दूसरी बात है कि जो क्लाइमेट एजेंडा है इसको आप थोड़ा बड़ा देखें। हम्म। मल्टीपोलर वर्ल्ड में जर्मनी अपने आप को एक पोल समझता है और वो भारत को भी एक पोल देखता है, हम्म। इंडो पैसिफिक खासकर। तो इसलिए जर्मनी भारत के साथ मल्टीपोलर वर्ल्ड को ढूंढते हुए संबंध गहरे करता जाएगा। हाँ, उसकी गति धीमी हो सकती है, हम्म। लेकिन डायरेक्शन क्लियर है। G4 में तो भारत के साथ सदस्य भी हैं हम तो। यूएन के रिफॉर्म के लिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बदलाव के लिए जर्मनी, भारत, जापान, ब्राजील, ये तमाम देश एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आपने सर यूक्रेन का जिक्र किया, चलते चलते उस विषय पर भी मैं आपके विचार जानना चाहूंगा। आपको क्या लगता है यूरोप की डायनामिक के लिहाज से, ट्रंप के आने के बाद जिस तरीके से रियाद के अंदर अब मुलाकात की तैयारी हो रही है, डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की जैसे मीटिंग हुई, ये समझौता आप कितना दूर कितना नजदीक देख रहे हैं? और साथ ही समझौते के बाद यूरोप में क्या वाकई में बहुत सारी चीजें बदल जाने वाली हैं? जैसा आप जिक्र कर रहे थे कि जर्मनी में इस समझौते के बाद भी डिफेंस प्रोडक्शन जर्मनी यूरोप को बढ़ाना होगा, क्योंकि ट्रंप जैसे संकेत दे रहे हैं वो यूरोप के लिए कुछ चिंता तो बढ़ाते हैं। 3 साल पहले आज के दिन
जब रशिया ने यूक्रेन पे वार किया, तो उस समय तक जर्मनी और फ्रांस अपना जो प्रोसेस है वो कर रहे थे, मिन्स्क प्रोसेस, यूक्रेन के और रशिया के। और वो अमेरिका को कहते रहे कि आप मध्य के लिए हम यूरोप में संभाल लेंगे, लेकिन अमेरिका ने इनकी एक नहीं सुनी। और जब रशिया ने हमला कर दिया तो ये सब लोग चुप हो गए, और अमेरिकी दबाव में ये नेटो के पीछे आ गए, रशिया से नाते तोड़ लिए, एनर्जी टॉक्स बंद हो गई, पाइपलाइन बंद हो गई, और 2% एंड मोर डिफेंस एक्सपेंडिचर की ओर बढ़ चुके। अब वही अमेरिका उलट पड़ रहा है कि नहीं नहीं, मैं तो रशिया से बात करूंगा, मैं एनर्जी करूंगा, जो यूरोप कह रहा था पहले। तो इस 3 साल में यूरोप ने 2 झटके खाए, एक पहला और एक अभी, एक रशिया से एक यूएस से। तो अब वो समझते हैं कि हमारा दोस्त कौन है। तो इसलिए मर्स कह रहे हैं हमें रशिया अमेरिका से ऑटोनमस पॉलिसी फॉलो करनी चाहिए, और उसमें हमें अपनी सुरक्षा नीति बनानी चाहिए, और यूक्रेन को अपने सुरक्षा गारंटीज देनी चाहिए। और इस गारंटीज में अगर आज जो कॉन्फ्रेंस हुई ईयू की और यूरोपियन नेताओं की कीव में, उसके आप देखिए, मेरे को तो लगता है, क्योंकि अमेरिकन ने अनाउंस कर दिया है कि नेटो की सदस्यता यूक्रेन को नहीं मिलेगी, और इससे वो चाहते हैं कि रशिया संतुष्ट रहे। लेकिन मेरे को लगता है ये यूरोपियंस ईयू की सदस्यता उसको स्पीड अप करने को लग जाएंगे, क्योंकि वो समझते हैं कि ईयू की सदस्य बनने से यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटी भी मिल जाए। लेकिन ईयू की सदस्यता अगर यूक्रेन को मिल भी जाती है सर, तो जिस तरीके से इंडिपेंडेंस पॉलिसी की आप बात कर रहे हैं जर्मनी में, फ्रांस में, ये खासतौर पर पूरे यूरोप के जो डायनेमिक हैं वो तो चेंज कर देता है, क्योंकि अब एक नया समीकरण उभर रहा है। अगर अमेरिका और रूस साथ में आते हैं, साथ ही उस रामस्टीन बेस से जो कि जर्मनी में है, जहां से डोनाल्ड ट्रंप पिछले कार्यकाल के अंदर तो अमेरिकी फौजें वापस बुलाना चाहते थे, जो बाइडेन के समय में वो फौजें वापस वहां से एक्टिवेट हुई। उस समय भी जर्मनी रिलेक्टेंट था यूक्रेन के लिए वहां से जहाज उड़ान भरे। तो ये सारी चीजें अब बदले हुए परिदृश्य के अंदर कितने नजदीक आपको दिखती हैं कि इसके अंदर एक बड़ा बदलाव आएगा? तो अमेरिका यूरोप के साथ ट्राई कर रहा है सलामी स्लाइसिंग। उसने कि ऑलरेडी पोलैंड के राष्ट्रपति को बुलाया, अब मैक्रोन गए हुए हैं, अब मेरे ख्याल ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं। तो यूरोप को वो बांटना चाहते हैं कि ईयू की क्षमता कम हो, लेकिन ज्यादातर जो देश हैं वो चाहते हैं कि ईयू स्ट्रांग रहे। अब मुझे ये देखना है कि अभी तो जर्मनी कह रहा है मैं यूक्रेन को बचाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने पलटी मारी है, अगर यूरोप को ऑपरेटिव टॉक्स की समय सीट नहीं दी गई, क्या यूरोप जर्मनी से के नेतृत्व में रशिया से अपनी बातचीत फिर शुरू कर सकता है? बड़ा महत्वपूर्ण होगा सर ये जो आप कह रहे हैं कि एक बार रिकनेक्ट जो है जर्मनी और या कहा जाए यूरोप और रूस के बीच में होगा, क्योंकि पुतिन की तरफ से तो ये कहा गया है कि हमें यूरोप से बात करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो फॉर्मूला जो सर, चलते चलते जरा इस पे भी टिप्पणी आपकी चाहूंगा, वो जो फॉर्मूला इस समय चर्चा में चल रहा था कि अगर अमेरिका वहां पर सैन्य मदद नहीं देता है तो यूरोप के जो देश हैं वो अपने जो पीस कीपर्स हैं वो वहां पर उतारेंगे, और अलग अलग सेक्टर्स का फॉर्मूला भी सामने आया था। वो उसकी कितनी फीजिबिलिटी आपको लगती है? जो आज की मैंने टॉक्स देखी यूरोपियन लीडर्स की कीव में, मेरे को नहीं लगता कि उनके जो पीस कीपर्स हैं ऑन द ग्राउंड होंगे। वो शायद एयर फोर्सेस हो, मैरीटाइम सिक्योरिटी हो, इंटेलिजेंस हो, ऐसी चीजें हो, बट मेरे को नहीं लगता कि ऑन द ग्राउंड। आई थिंक वो वापस जाएंगे रशिया से ट्रेड फॉर सिक्योरिटी, लेकिन अमेरिका उनको टेबल पे जगह देता है कि नहीं, वो जरूरी है। और वो चाहते हैं कि हमारे साथ यूक्रेन भी टेबल पे बैठे। तो मेरे ख्याल आ जाएगी, क्योंकि अभी तो अमेरिका और रशिया के रिश्ते सुधारने की बात चल रही है, जिसमें यूक्रेन एक मुद्दा है। जब यूक्रेन का मुद्दा ही डिस्कस होगा, उस समय मेरे ख्याल रशिया भी यूरोपियंस और यूक्रेन को ले आएगा।
तो चलिए सर, बहुत कुछ बदलाव जो है वो अगले कुछ समय में देखने को मिलने वाले हैं, चाहे यूक्रेन और रूस के बीच समझौते का मुद्दा हो, अमेरिका और रूस के बीच बढ़ती हुई नजदीकी का मामला हो, या जर्मनी में बदली हुई सरकार का मामला। बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए और ये तमाम चीजें विस्तार से समझाने के लिए हमारे दर्शकों को। धन्यवाद। धन्यवाद। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।